हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटिक्स। अब भाई इन जनरल हम पॉलिटिक्स की बात करें तो आज 90% ऑफ ऑडियंस को, ये जो नया यूथ आया है उसको मैं देखता हूँ तो कोई भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई वोट डालने भी जाता है तो वो यही नहीं समझ पाता कि कौन सी पार्टी उसके लिए ठीक है, कौन सी पार्टी उसके लिए ठीक नहीं है। उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे किस इलेक्शन में किस पार्टी को देना चाहिए वोट, किस पार्टी को नहीं देना चाहिए। और इन जनरल हम पॉलिटिक्स को बहुत ही गंदे नजर से देखते हैं कि पॉलिटिशियन सारे एक जैसे होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये चाहूंगा कि आप एक तरीके से ये समझें कि पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कैसे करता है, ताकि आप ये समझ सकें कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें किस पॉलिटिशियन को चुनना चाहिए या किसको नहीं चुनना चाहिए, और कौन से इलेक्शंस होते हैं जिससे हम पर्टिकुलर चीजें कर सकते हैं। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ अ लीडर। लीडर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल डाले हुए हैं, एक तरफ है नेल्सन मंडेला और दूसरी तरफ है ली कुआन यू। तो जब ये पावर में आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंगापुर को पूरे तरीके से बदल दिया। यहाँ तक कि इनकी एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये कहते हैं कि अगर कोई भी देश में आपको क्राइम कम करना है तो पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लोग एक जगह क्राइम करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा डिटरमाइन करता है कि पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर वो प्रोबेबिलिटी होगी हाई तो लोग इतनी ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, क्राइम भी कम हो जाएंगे। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर आप कोई करप्शन कर देते हैं या फिर कोई हीनस क्राइम कर देते हैं, चाहे वो कुछ भी क्राइम हो सकता है, किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, नहीं कुछ और कर दिया, यहाँ पर 1% से भी कम हमारे पास चांसेस है कि बंदा पकड़ा जाए। सालों साल उसे कोर्ट में घसीटा जाता है, घुमाया जाता है चीजों को। अगर वो पावरफुल है तो वो कभी सामने भी नहीं आता। दूसरी तरफ हम नेल्सन मंडेला को देखें तो इन्होंने भी अफ्रीका के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया था, उसकी पूरी काया पलट करके रख दी थी। तो एक गुड लीडर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, तुमने ईरान के बारे में भी सुना होगा, मिडिल ईस्ट में जो वॉर वगैरह चल रही है। तो हम देखते हैं कि भाई असैसिनेशन हुआ किसका, अयतुल्ला खमेनी का। उससे पहले रजा पहलवी जो थे, ये जिनकी फोटो है, ये उनसे पहले थे। इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन चालू किया। व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर ये बिकनी मॉडल्स हो गए, शराब का सेवन हो गया, इन चीजों को प्रमोट करते थे। तो एक बैड लीडर होना भी कितना ज्यादा इफेक्ट करता है एक नेशन को, हमें वो भी पता चलता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो इंडिया के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, जहां पर पूरा नेशन मिलकर कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। हम खुद खड़े नहीं होते इलेक्शन में, हम अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो हमारे लिए फिर आगे जाके पॉलिसीज बनाता है और देश को चलाता है, जिसके आइडियोलॉजी से हम मैच खाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई टाइप ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन भी बहुत तरीके के हैं, पीएम के इलेक्शंस अलग हैं, सीएम के अलग हैं, और हम और चीजें देखें तो वो भी सारी चीजें अलग है। निगम पार्षद हो गया या पंचायत हो गया, तो हमारे यहाँ पर इलेक्शन के टाइप भी बहुत सारे हैं। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पर भाई पहले बहुत सारी गवर्नमेंट थी। ठीक है, हमने मोनार्की भी देखी है। अब बात करें तो अब इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फेडरल कंट्री है। तो एक एक करके हम डिकोड करते हैं। तो डेमोक्रेटिक बेसिकली वो कंट्री जो जहां पर बेसिकली वोट वगैरह डाला जा सकता है। रिपब्लिक यानी कुछ लोग मिलकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और फेडरल यानी पावर जो है वो एक बंदे के हाथ में ना रहकर सेंटर और स्टेट में डिवाइड हो जाती है, ताकि वो अपना अपना पार्टिसिपेशन दिखा सके। अब एक एक करके बात करें तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है 3 टायर्स में बटी हुई है। पहली आती है सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे हाईएस्ट लेवल पर, और उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट है, ताकि वो स्टेट लेवल का काम संभाल सके, और लोकल गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे काम करती है। अब इलेक्शंस को देखें तो इलेक्शंस भी बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले और मेन इलेक्शंस आते हैं हमारे सेंट्रल या जनरल इलेक्शंस। सेंट्रल या जनरल इलेक्शंस जो है अभी रिसेंटली 2024 के अंदर हुए थे, जहां पर हमने बीजेपी को देखा था जीतते हुए। तो इन इलेक्शंस में क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज चुने जाते हैं, और जो एमपीज जीत गए जिस पार्टी के, उनमें से ही एक एमपी को चुना जाता है रिजल्ट आने के बाद, और उन्हीं में से एक बंदा बनता है प्राइम मिनिस्टर। दूसरी तरफ हम बात करें स्टेट की, तो इसे विधानसभा के इलेक्शंस बोला जाता है जनरली हिंदी के अंदर। अब यहां पर हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं। अब इनमें से फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में अगर कोई जीत गया है, कोई पार्टी जीत गई है, तो उनमें से ही एक बंदा
यानी उस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में से जो पार्टी जीत गई है उन्हीं में से एक बंदा उठकर वहां का चीफ मिनिस्टर बनता है। जैसे हम योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, और पास्ट में जैसे अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। इसके बाद हम बात करें लोकल लेवल पर। लोकल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें होती है। अर्बन लेवल पर हम देखें यानी शहरों के अंदर हमारे पास एमसीडी होती है या एमसीजी होती है, बीएमसी होती है। तो एमसीडी बेसिकली दिल्ली के अंदर, एमसीजी गुरुग्राम या फिर गुड़गांव के अंदर, एंड बीएमसी होती है वो बॉम्बे के अंदर यानी मुंबई के अंदर होती है। इसके बाद हम विलेज लेवल पर देखें तो विलेज लेवल पर पंचायत होता है। और ये याद रखें कि ये जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं ये 5 साल के टेन्योर के होते हैं। अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें वो भी 5 साल के लिए अगर एक बार इलेक्ट हो गई है पूरी की पूरी पार्टी। हम स्टेट की बात करें वो भी 5 साल के लिए, पंचायत की बात करें वो भी 5 साल के लिए, और हम अर्बन लेवल पर एमसीडी की देखें तो एमसीडी के भी इलेक्शंस 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल के बाद वो दोबारा कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके बात करें तो हमारे पास 2 हाउसेस आते हैं। पार्लियामेंट जो है बेसिकली 2 हाउसेस में बटा हुआ है, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो लोअर हाउस यानी लोकसभा, यहाँ पर हमारे जितने भी एमपी हैं वो बैठते हैं, यानी बेसिकली उन लोग बैठते हैं जिनको हम खुद सिलेक्ट कर लेकर आए हैं गवर्नमेंट के अंदर। और इसके बाद दूसरे लेवल पर होता है अपर हाउस जिसे बोलते हैं, वो हो गई हमारी राज्यसभा। यहाँ पर बेसिकली जितनी भी पार्टीज जो लोकसभा के अंदर है वो सिलेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गवर्नमेंट के अंदर आ गया, आपने मेरे को मिलके चुन लिया, चुनने के बाद मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी में से कोई एक बंदा या 2 बंदे या जितने भी जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी है, फॉर एग्जाम्पल गोवा की बात करें, गोवा में से एक ही बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है राज्यसभा के अंदर। हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली से 3 बंदे सिलेक्ट हो सकते हैं। हम यूपी की बात करें, यूपी से 31 बंदे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इतने लोग सिलेक्ट होते हैं और इस तरीके से वो राज्यसभा के अंदर जाते हैं। अब हम अगर लोकसभा की बात करें या फिर स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे जो स्टेट में जो भी सिलेक्ट होता है वो सारे के सारे लोकसभा के अंदर ही जाते हैं। टोटल 543 सीट्स हैं। अब ये सीट्स जो है ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे हैं, और ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो पॉपुलेशन के बेस में बटी हुई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत सारी हैं, वो इसीलिए क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी बनने के लिए आपके पास मिनिमम 10 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी कंसर्न भी है भाई सदर्न स्टेट्स का कि हमें थोड़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर तुमने न्यूज़पेपर फॉलो किया हो तो न्यूज़ में रिसेंटली एक आर्टिकल भी छपा था जिसमें वुमेन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहते हैं, कि भाई जिस स्टेट में ज़्यादा वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा कर दो। तो एक बहसबाजी भी चल रही है कि यार ऐसे तो जो है नॉर्थ साइड में जो है उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा, सदर्न स्टेट्स उस पर भी बहुत भड़की हुई हैं। दूसरी तरफ हम पेपर में और भी चीज़ें देखें तो हम देखते हैं कि भाई वोटिंग को कंपलसरी करने के लिए कह रहे हैं कि भाई जो बंदा वोट देता है उसे ही हम सरकारी फैसिलिटीज़ लाने देंगे। ठीक है, इससे जो है लोगों के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथन होगा लोगों के अंदर कि भाई उन्हें वोट और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। लेकिन बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स भी हैं कि भाई नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, है ना, क्योंकि अगर वोट देने का अधिकार है तो ना देने का भी अधिकार होना चाहिए। तो एक काउंटर बैलेंस चल रहा है भाई हर जगह कि कोई हाँ बोल रहा है कोई ना बोल रहा है। कई लोग इस चीज़ के एग्री में भी हैं कि हाँ अगर कंपलसरी कर देंगे तो लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम एक एक करके बात कर देंगे बेसिकली गवर्नमेंट ये जो होती है इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की बात करें तो स्टार्टिंग में बिल जो है वो प्रपोज किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा से। अब बिल जो है वो लोकसभा में किसी ने बिल प्रपोज किया है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट बिल जो पास हुआ है या फिर जिसे कहा जा रहा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जैसे हम बात करें तो मैं रिसेंटली देख रहा था राघव चड्ढा है, उन्होंने ये कहा है कि जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं वो रिचार्ज करती है, रिचार्ज जो है वो 28 डेज का होता है। अब वो कह रहे हैं कि 1 महीने का रिचार्ज होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी बिल अगर है तो सबसे पहले वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में सारे लोग उससे एग्री होते हैं तो वो जाता है फिर राज्यसभा में यानी लोअर हाउस से अपर हाउस में। उसके बाद राज्यसभा के लोग क्या कर सकते हैं, उस पर सजेशन दे सकते हैं और इसे कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, परमानेंटली होल्ड नहीं कर सकते।
और एक बार उन्होंने सजेशन दिए इंप्रूवमेंट होनी है तो वो बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, वो वापस लोकसभा में जाता है अगर इंप्रूवमेंट होनी है, अगर मना कर देते हैं तो वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट फिर उस चीज को लागू कर देती है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स की बात करें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिए गए हैं, तो उनमें से सबसे पहले आता है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी हम जो देखते हैं हर एक चीज पे जीएसटी लगी हुई है, वो इसके अंदर आता है। इसके बाद हम आर्टिकल 370 देखें तो 370 के दौरान हम ये मानते हैं कि भाई कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाने का जो आर्टिकल है वो ये कहता है। ठीक है, तो ये जो बिल है ये हिस्टोरिकली डाले गए हैं लोकसभा के अंदर। इसके अलावा बजट रिलेटेड जो भी काम होता है वो भी लोकसभा वाले डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी है या कुछ भी चीज करनी है वो सारी की सारी वो राज्यसभा बता सकती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती, कुछ टाइम के लिए रोकेगी लेकिन अल्टीमेटली वो पास ही करना पड़ेगा। ठीक है, परमानेंटली कुछ भी चीज रोकी नहीं जा सकती। इसके अलावा हम बात करें तो दोनों ही हाउसेस के अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डिस्कशन। तो डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकसभा के अंदर वो लोग हैं जिन्हें हम इलेक्ट कर कर लेकर आए हैं, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं कि भाई हमारे स्टेट में ये चीज हो रखी है, हमारे स्टेट में ये चीज हो रखी है, हर एक बात रखी जाती है, डिस्कशंस होते हैं। वो डिस्कशन जो टॉपिक भी रिलेवेंट लगा वो लोकसभा से राज्यसभा के अंदर जाता है, उसके बारे में और डिटेल बात होती है, क्योंकि लोकसभा में देखें तो नॉर्मल लोग ही हैं जिन्हें शायद उस चीज के बारे में इतना ज्यादा ना पता हो, शायद या हो सकता है कुछ एक्सेप्शन भी हो। और उसके अलावा राज्यसभा के अंदर सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो उस चीज में डिटेल्ड बात करते हैं, डिटेल उस चीज को समझते हैं। डिस्कशंस के अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आवर नाम की चीज भी होती है। तो पार्लियामेंट की जो फर्स्ट आवर की सिटिंग होती है वहां पर क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर बेसिकली एक वो घंटा जहां पर क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, अपोजिशन रेज करती है, जो रूलिंग पार्टी है वो उस चीज का बताती है कि भाई ये सब चीजें हैं। तो हम जितनी भी क्लिपिंग्स देखते हैं जहां पर राहुल गांधी हो गए या राघव चड्ढा हो गए, ये सारी बातें जो रख रहे हैं ये क्वेश्चन आवर के अंदर ही होता है। ठीक है, हम केजरीवाल को मीम वगैरह भी देखते हैं तो वो सब भी क्वेश्चन आवर के अंदर होता है। जो भी बैक एंड फोर्थ लड़ाई चलती रहती है वो क्वेश्चन आवर में ही होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई स्टेट लेवल पे क्या क्या फंक्शंस है गवर्नमेंट के, अब हम उसे देखते हैं। ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे सबसे पहले हम एमएलए सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके भी 3 काम होते हैं। ये स्टेट रिलेटेड मैटर्स पे देखते हैं। स्टेट रिलेटेड मैटर्स के अंदर अगर किसी स्टेट के अंदर कोई लॉ बनाना है नया, उसके बारे में बातचीत चलती है, कोई एग्जिस्टिंग लॉ है जिससे बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है या फिर उसे अपडेट करने की जरूरत है, वो चीजें ये करते हैं। दूसरी चीज कि फाइनेंशियल जो भी डिसीजन लेने वाले हैं स्टेट के अंदर कि भाई डेवलपमेंट के लिए यहां ज्यादा पैसा लगाना है, यहां ज्यादा पैसा लगाना है, वो सब भी स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। इसके अलावा डिस्कशंस हो गए, वो भी यहाँ स्टेट लेवल पे लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर विधान परिषद नाम की चीज भी होती है। विधान परिषद के अंदर बेसिकली ये जो है स्टेट लेवल को बताती है कि भाई यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो विधान परिषद एक तरीके से सेकेंडरी बॉडी है जो अपडेट्स देने का काम करती है। इसके साथ हम बात करें तो टोटल हमारे पूरे देश में 6 विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ जैसे यूपी में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, और भी यहाँ पे मैप लगा रखा आप देख सकते हैं। टोटल 6 विधान परिषद है हमारे पूरे देश के अंदर। इसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट में भाई क्योंकि 2 टायर्स पे अवेलेबल है, हम निगम पार्षद देखते हैं और सरपंच देखते हैं। इन सब के इलेक्शंस होते हैं रूरल और अर्बन एरियाज में। इसके बाद हम बात करें फंक्शन की तो हम एक एक करके बात करते हैं। एमसीडी होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी काम हो गए वो बहुत ही लोकलाइज होते हैं। किसी पार्क के अंदर कुछ चीज ठीक करानी है या फिर स्ट्रीट लाइट ठीक करानी है या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे आसपास, है ना, किसी ने अवैध प्रॉपर्टी वगैरह खड़ी कर रखी है, वहां पे बुलडोजर चलवाने हैं ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, कंप्लेंट तुम डाल सकते हो एमसीडी के अंदर। एमसीडी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मेजॉरिटी एमसीडी यूज करता हूँ। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल गार्बेज रिलेटेड, वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड, वो भी एमसीडी के ही यहाँ पे होती है। इसके बाद हम बात करें कि फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है पॉलिटिक्स के अंदर, फाइनेंस किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं। तो एक एक करके बात करें तो भाई मेथड्स जिससे पैसे बनाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से पैसे कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से कमाती है, लोकल गवर्नमेंट अलग तरीके से कमाती है।
एक एक करके बात करें तो सेंट्रल लेवल पर दो तरीके हैं जितना भी पैसे कमाने का सिस्टम है। वो एक तो लोन से हो सकता है कि भाई किसी को लोन दे रखा है तो लोन के पैसे हैं वो सेंटर के पास आ रहे हैं। उसके अलावा टैक्सेस जो भी हैं वो सेंटर के पास जाते हैं, तो टैक्सेस हो गए। उसके अलावा वो एक बजट भी प्रिपेयर करते हैं कि हाँ भाई फिर इतना पैसा इसके पास जाएगा, इतना पैसा इसके पास जाएगा, और यहाँ पर जो भी सेंट्रल लेवल पे वो स्कीम चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल मनरेगा हो गई, तो वो सब वहां पे डालते हैं। उसके अलावा जो पैसा बच गया वो स्टेट्स में एलोकेट हो जाता है। अब स्टेट्स के पास भी अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के, जिनमें सबसे पहला आता है जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो स्टेट्स को मिलता है। जीएसटी के भी दो तरीके होते हैं, एसजीएसटी हो गई, फॉर एग्जांपल स्टेट जीएसटी हो गई या आईजीएसटी हो गई, वो सब मिलता है। ठीक है, वो सेंटर को भी मिलता है लेकिन स्टेट्स को भी अलग से जीएसटी पे कट मिलता है। उसके अलावा अगर उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट है कहीं पर, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स में स्टेट ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां से भी वो पैसा लेते हैं। जो बजट एलोकेट हुआ है सेंटर से वो भी स्टेट में मिलता है। इसके अलावा दारू पे या फिर पेट्रोल पे जो भी एक्साइज मिलती है, एक्साइज ड्यूटी मिलती है, वो सब भी स्टेट अपने पास रखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं भाई कई स्टेट्स के अंदर अल्कोहल बैन होती है, कई स्टेट्स के अंदर अल्कोहल बैन नहीं होती। फॉर एग्जांपल गुजरात हो गया जिसे ड्राई स्टेट बोला जाता है, वहां पर इलीगल है दारू का रखना, लेकिन और स्टेट्स में जाएं तो वहां पे बिकती है भाई। तो ये कुछ मेथड है जिनसे स्टेट गवर्नमेंट कमाती है। अब ये खुद का बजट भी रखते हैं अपने पास। फॉर एग्जांपल इतनी सारी चीजें आ गई, ये खुद का भी बजट रखते हैं कि यहाँ पे इतने पैसे डालने हैं, यहाँ पे इतने पैसे डालने हैं। और तीसरी बात आती है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को जो है सेंटर और स्टेट साथ मिलके पैसे देते हैं, साथ मिलके पैसे देते हैं। तो भाई बजट एलोकेट होता है, जो वो यूज करना चाहे यूज कर लें, और फिर बाकी लोकल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर वो निगम पार्षद जो होता है वो अपने पास पैसे रखता है, वो अलग अलग जगहों पे जहां पे भी काम कराने की जरूरत है वहां पे डाल देता है। वो अलग बात है भाई, करप्शन होता है तो वो चीजें हो ना हो, क्योंकि एक चेक रखने के लिए कोई भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेवेंथ शेड्यूल की। तो सेवेंथ शेड्यूल में हमें बता रखा है डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, कि कौन से टाइप की गवर्नमेंट किन किन चीजों में अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 तरीके की लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट हर किसी गवर्नमेंट के अंडर होती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ काम है उसमें सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ काम है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और तीसरी जो होती है वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो भाई कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो चीजें होती हैं जो स्टेट और सेंटर एक साथ मिलकर बनाती हैं। एक चीज है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई चीज है और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई ये इंप्लीमेंट करना है, तो वहां पर प्रेफरेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगी। एक एक करके बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, डिफेंस रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कहीं से कुछ चीज खरीदनी है, डिफेंस में और इंप्रूवमेंट डालना है या फिर और चीजें करनी है आर्मी रिलेटेड, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। बैंकिंग रिलेटेड जो भी काम है वो सारे सेंटर के रिलेटेड आते हैं, और डिमोनेटाइजेशन फॉर एग्जांपल वो सेंटर के अंदर ही था, इसीलिए उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। और करेंसी कितनी छपेगी, क्या क्या वैल्यूज रहेगी, कितनी डालनी है, वो सब चीजें सेंटर के अंदर ही आती हैं। फॉरेन अफेयर्स हो गए, आसपास की चीजें, कौन सी ट्रिटी कहाँ पे क्या डालना है, वो सब सेंटर के अंदर आएगा। कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें सेंटर के अंदर आएगी। स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब स्टेट के अंदर आता है। पुलिस भी स्टेट के अंदर आती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है एक तो कैपिटल होगी, उसके हिसाब से फिर यूनियन टेरिटरी भी होगी, तो वहां पे जो पुलिस का कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो एक ही एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है, मतलब देख लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है, कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आ गया, फॉरेस्ट रिलेटेड कोई भी काम हो गया, ट्रेड रिलेटेड कोई भी काम हो गया। अब तुम देखोगे ट्रेड जो है वो स्टेट में भी है, वो कॉन्करेंट में भी है। तो मेजॉरिटी कई चीजें होती है जो सिर्फ स्टेट वाइज डिफर करती हैं, लेकिन कई ट्रेड्स में सेंटर भी लॉ बना सकता है। उसके अलावा मैरिज रिलेटेड कोई भी चीज होगी, डाइवोर्स रिलेटेड कोई भी चीज होगी, प्रॉपर्टी, सक्सेशन किसी चीज का, वो सब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो इस तरीके से पावर जो है वो डिवाइड हो रखी है। और अब सोचा जाए तो ये देखो कि ठीक है, इतनी सारी पावर है, हम जिन्हें सेलेक्ट करते हैं उनके हाथ में इतनी सारी पावर है, और हमें पता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें
हमारे देश के फ्यूचर को इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन हम जब वोट डालने जाते हैं हम इतना नहीं सोचते, हमें जो दिखता है कि हाँ भाई हम इसका नाम ज़्यादा सुन रहे हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि इनडायरेक्टली अगर मान लो तुम्हारा लीडर अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई वोट देने जाओ तो ये सोच के जाओ कि चलो ठीक है हम इसको वोट दे रहे हैं, अगर ये आ जाता है सरकार में तो हमारा क्या बेनिफिट है इस चीज़ को लेके, हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ सकते हैं, मैनिफेस्टो के अंदर भाई वो जो जो वादे कर रखे हैं कि उनका मिशन क्या है वो सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। या फिर आप एक काम करें, जब पार्टी का ये देने जाएं तो पिछले साल का मैनिफेस्टो पढ़ लें कि भाई ये चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की थी, अभी तक कितना डिलीवर हुआ है। या फिर आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें भी आ गई हैं, बहुत सारी साइट्स भी आ गई हैं जिसमें आप पर्टिकुलर नेता का नाम टाइप कर सकते हैं और उसकी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। उस पर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कितनी बार कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल होने लगी हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई हम जब वोट देने जाते हैं तो हम देखें कि हाँ भाई हमें ये प्रॉब्लम है तो हम इस पर्टिकुलर इलेक्शन में ये चीज़ें करेंगे। तो हम अंधाधुंध ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे तो बताना। और बस यार यही है, इसके अलावा मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगा अगली वीडियो में। बाकी तुम्हें कोई टॉपिक चाहिए कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो वो भी तुम कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं उन सबको पढ़ूंगा और एक अच्छे टॉपिक को चुनकर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट, जय हिंद।